शांत शांत बेटा, कुछ नहीं हुआ। बस बस तुम शांत रहो और यहीं बैठे रहो। तुम ऐसा सोचो कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। चलो आयुष, जल्दी करो, रेडी हो जाओ जल्दी से। बेटा दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ मॉम, आप क्यों मेरे दरवाजे को बार बार नॉक कर रहे हो? बेटा तुम भूल गए, आज हमें अपने नए घर के लिए निकलना है। पर मम्मा, हम तो नेक्स्ट वीक को जाने वाले थे। हाँ, हम नेक्स्ट वीक जाने वाले थे, पर तुम्हारे डैड का मुझे कल रात को कॉल आया था, तो हमें अर्जेंटली आज ही निकलना है। अच्छा, डैड ने और क्या कहा आपसे? तुम्हारे डैड कह रहे थे कि उन्होंने हमारे लिए एक नए घर को खरीदा है, तो हमें वहाँ पर जल्द से जल्द शिफ्ट होना होगा। मैंने सारा सामान ट्रक में लोड करा दिया है। अब तुम जल्दी जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। वाह, कितना सुंदर घर है। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। सुंदर है ना? तो मेगा, कैसा लगा तुम्हें ये घर? वाकई में अमन, ये घर वाकई में बहुत सुंदर है। बेटा आयुष, कैसा लगा ये घर? तुम्हें पसंद आया या फिर तुम्हें वही पुराना वाला घर पसंद आया? नहीं, मुझे ये घर पसंद नहीं आया। आपने इस नए घर को क्यों खरीदा? मुझे तो मेरा पुराना घर ही काफी पसंद था। आयुष बेटा, वो घर तो हमारा नहीं था ना, बल्कि हम वहाँ पर रेंट पे रह रहे थे। अब क्योंकि तुम्हारे डैड का यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए ये नया घर खरीदा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस नए घर की आदत कुछ दिनों में लग ही जाएंगी। मेघा के इतना कहते ही आयुष दौड़ते हुए एक कमरे के अंदर चला गया और उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। आयुष, मेघा, बच्चा है, जाने दो उसे। कुछ देर अकेले रहेगा तो उससे हमारी याद आ जाएंगी, वो वापस आ जाएगा। चलो हम वहाँ पर बैठते हैं, और वैसे भी हमें ये सब सारा सामान जमाना होगा, बहुत काम है हमारे पास। अब पहले आराम करते हैं, फिर बाद में काम। पर अमन। मेघा, हो गया ना, बस चलो अब आराम करते हैं। ठीक है अमन। घर का सारा सामान शिफ्ट करने के बाद मैं और मेघा काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। अब क्योंकि हमने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था, इसलिए हम आयुष को बुलाने के लिए उस कमरे के पास चले गए। आयुष, आयुष बेटा, अब भी गुस्सा हो क्या? बेटा कमरे का दरवाज़ा तो खोलो। क्या बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, तुम्हें अब इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये बैड हैबिट्स है। इतना कहते हुए आयुष ने कमरे का दरवाज़ा खोला और चुपचाप आयुष लिविंग रूम में आकर सोफे पे जाकर बैठ गया। आयुष बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें ये घर कुछ खास पसंद नहीं आया, पर अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे ये घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इनफैक्ट तुम्हारी मॉम को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बस कुछ दिन के बाद तुम्हें इस घर की आदत लग जाएंगी, तुम्हारे भी यहाँ पर नए नए फ्रेंड बन जाएंगे। तुम अब टेंशन मत लो। हाँ बेटा आयुष, कब तक तुम ऐसा गुस्सा रहोगे? चलो अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो। अमन और मेघा के समझाने के बाद आयुष सब कुछ बातें समझ गया, और अब धीरे धीरे भी उसे ये घर पसंद आने लगा। चलो अब डिनर का वक्त हो गया है, उसके बाद हमें सोना भी है। इसके बाद मेघा, आयुष और मैं डिनर करके सोने के लिए चले गए। मेघा और मुझे ये घर काफी पसंद आने लगा। कुछ दिन ऐसे ही हमें बीत गए इस घर में, और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आयुष को भी ये घर काफी ज्यादा पसंद आने लगा था, पर वो कहते हैं ना, खुशियाँ ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती है। बस ऐसा ही कुछ मेरे परिवार के साथ हुआ था इस घर में। एक दिन ऐसे ही मेरे ऑफिस की छुट्टी थी और संडे का दिन भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बागीचे की जंगली घास को साफ किया जाए। और फिर मैं और मेरा बेटा आयुष संडे के सुबह सुबह हमारे घर के लगे बागीचे में जंगली घास को साफ करने के लिए चले गए। तभी मेरे बेटे आयुष का ध्यान एक दरवाजे पे गया, दरवाजा जो कि हमारे घर के पीछे वाले बेसमेंट का था। मैं हैरान था उस दरवाजे को देखकर, क्योंकि इस घर के पहले मालिक ने मुझे इस दरवाजे के बारे में कभी मुझसे जिक्र नहीं किया था, और ना ही ये बेसमेंट जैसी जगह इस घर के मैप में मौजूद थी। तभी मेरा बेटा आयुष उस दरवाजे को खोलने के लिए जिद करने लगा। मैंने भी आयुष की बात मान ली और तहखाने के उस दरवाजे को खोलने लगा। 2 से 3 बार मैंने
जोरदार धक्का दिया उस दरवाजे को और अचानक फिर वो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद अंदर काफी ज्यादा अंधेरा नजर आ रहा था। बस कुछ सीढ़ियां नजर आ रही थी जो कि उस तहखाने के नीचे जा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर आयुष को ये कहना चाहा कि बेटा इस तहखाने के अंदर नहीं जाना, पर तभी मुझे वहां पर आयुष नजर ही नहीं आया। और फिर तभी अचानक मुझे नीचे उस तहखाने से कुछ आवाज आई। वो आवाज मेरे बेटे की थी। आयुष की वो आवाज सुनकर मैं काफी हैरान था, क्योंकि बस कुछ देर पहले तो वो मेरे बगल में खड़ा था, पर वो अचानक नीचे कैसे गया। मुझे लगा कि आयुष शायद मजाक कर रहा है, इसलिए मैं भी उन सीढ़ियों से चलते हुए उस तहखाने के नीचे जाने लगा। आयुष को आवाज देते देते मैं उस तहखाने के नीचे पहुंच गया। नीचे इतना अंधेरा था कि मुझे अपने आंखों के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ काला काला नजर आ रहा था। मुझे बस एक रोशनी नजर आ रही थी जो कि उस तहखाने की दरवाजे की थी। आयुष, बेटा आयुष, कहाँ हो तुम? आयुष, कहाँ गए तुम? जल्दी वापस आ जाओ। मैं लगातार आयुष को आवाज दे रहा था, पर मेरी आवाजों का स्टिल मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैं उस तहखाने के अंदर जाने लगा कि तभी मेरा पैर एक बड़ी कठोर चीज से टकराया। उस चीज से टकराने के बाद मुझे ये समझ में आया कि शायद ये कोई बॉक्स जैसी चीज है, क्योंकि अंधेरे में तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस मैं उस चीज को अपने हाथों से महसूस कर रहा था। मैं उस चीज को अच्छे तरीके से और परखने वाला था कि तभी अचानक मुझे तहखाने के ऊपर से आवाज आई। आवाज मेरे बेटे आयुष की थी। पापा, पापा आप नीचे क्या कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आ जाओ, नीचे कितना अंधेरा है। बस मैंने उसकी आवाज सुनी और बेटा आयुष, तुम ऊपर कब गए? तुम तो नीचे थे ना। पापा मैं तो नीचे गया ही नहीं, आप जल्दी से ऊपर आ जाओ। बस इतना समझ के मैंने सोचा कि ये सब मेरा वहम हो सकता है, इसलिए मैं उन सीढ़ियों से ऊपर चला गया। अब मैं उस तहखाने से बाहर आ गया था, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ, क्या वो सब सच था या फिर मेरा वहम। मैंने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं अपने घर में चला गया आयुष को लेकर। मेघा को भी मैंने इन सब बातों के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। सोचा कि ये सब फालतू की बातें होगी, पर शायद मैंने गलती की थी। मुझे मेघा से ये बात करनी चाहिए थी कि जो मेरे साथ हुआ वो शायद सच हो सकता है या फिर मेरा वहम। खैर, जिस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ वो रात तो बीत गई। उसके अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में पहुंचने के बाद मैं अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी मुझे मेरे घर से कॉल आया। मैंने कॉल को रिसीव किया कि तभी मुझे कॉल की दूसरी ओर से मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी। मेरा बेटा आयुष रोते हुए कुछ कह रहा था। पापा, पापा आप कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। बेटा, बेटा आयुष, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? पापा आप जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, वो मम्मा। बस मैंने इतना ही सुना कि तभी अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तुरंत घर पे दोबारा कॉल किया, पर कॉल का मुझे कोई आंसर नहीं मिला। मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं जल्दी अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचते ही मैं अपने घर के अंदर चला गया, पर घर के अंदर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। ना वहाँ मेघा थी और ना मेरा बेटा आयुष था। मैंने मेघा और आयुष को बहुत बार आवाज दी, मेघा, मेघा, आयुष बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? मैंने अपने घर के हर कमरों में जाकर उन दोनों को ढूंढा, पर मुझे कहीं पे भी वो दोनों नजर नहीं आए। तभी अचानक मुझे कल शाम वाली वो बात याद आई। मैं तुरंत अपने घर के पीछे गया और तहखाने के दरवाजे को खोलकर नीचे देखा। नीचे काफी ज्यादा अंधेरा था, पर फिर भी मैं आयुष और मेघा को पागलों के जैसे वहां पर आवाज दे रहा था। आयुष, मेघा, तुम दोनों यहाँ पर हो क्या? मेरी आवाज तुम दोनों को सुनाई दे रही है? अगर तुम मेरी आवाजों को सुन सकते हो तो मुझे जवाब दो। मेरे बस इतना ही कहते ही मुझे कुछ हलचल होते हुए मुझे उस तहखाने में नजर आई। अब क्योंकि मैं उस चीज को अच्छी तरीके से नहीं देख सकता था, इसलिए मैं धीरे धीरे उस तहखाने की सीढ़ी से होते हुए नीचे चला गया और फिर मैंने अपने सेलफोन को बाहर निकाला और सेलफोन की फ्लैश लाइट को ऑन करके तहखाने वाले उस रूम को मैं देखने लगा। मैं धीरे धीरे उस तहखाने के अंदर चल रहा था कि तभी इस बार फिर मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। कोई दरवाजे को बार बार पीट रहा हो, ऐसे मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने अपने फ्लैश लाइट से सारे कमरे को देखा कि तभी अचानक मुझे एक कोने पर एक लकड़ी का बॉक्स नजर आया। वो लकड़ी का बॉक्स कोई मामूली बॉक्स नहीं था, बल्कि वो एक कफन की तरह लग रहा था। और हाँ,
मैं जिन आवाज़ों को सुन रहा था वो शायद उस कफन के अंदर से मुझे सुनाई दे रही थी। शायद कोई था उस कफन के अंदर जो कि बार बार उस कफन के अंदर से कफन के दरवाजे को पीट रहा था। तभी मैं उस कफन के पास गया और जोर से मैंने उस कफन के दरवाजे को खोल दिया। पर यह देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आवाज़ जो कि कुछ देर पहले मैं सुन रहा था वो उस कफन के अंदर से आ रही थी मुझे। पर मैं उस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि जिन आवाजों को मैं बस कुछ देर पहले सुन रहा था वो आवाज उस कफन के अंदर से मुझे सुनाई दे रही थी। पर उस कफन के दरवाजे को खोलते ही मुझे कफन के अंदर कोई भी नजर नहीं आया। अरे ये क्या है? कुछ देर पहले तो मुझे यही से आवाज आ रही थी पर अंदर तो कोई भी नहीं है। मैं अपने आप से इतना पूछ रहा था कि इतने में मुझे कुछ चीज जमीन पे गिरने जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक पैर नजर आया। वो पैर शायद मेरे बेटे आयुष का था। मैं तुरंत उस पैर के पास गया तो देखा मैंने कि मेरा बेटा आयुष वहां पर बेहोश पड़ा हुआ है। मैं देखकर काफी ज्यादा हैरान था। मैं लगातार अपने बेटे को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आयुष बेटा उठो, आयुष बेटा उठो, तुम यहाँ पर आए कैसे? मैं आयुष को होश में ला रहा था कि तभी मुझे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने फिर से उस कफन की तरफ देखा क्योंकि रोने की आवाज मुझे उस कफन की तरफ से ही सुनाई दे रही थी। अपने सेलफोन की फ्लैशलाइट की रोशनी को मैंने कफन की तरफ डाला और उस रोशनी से मेरी पत्नी मेघा मुझे नजर आई, जो कि उस कफन के पास बैठकर रो रही थी। मेघा का सर नीचे था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही है। क्या ये सच है या फिर ये भी कोई वहम हो सकता है? मैं तुरंत मेघा के पास गया। मेघा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने उससे ये पूछा पर उसने मेरी कई बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। इतना कहते कहते मैंने जैसे ही मेघा के कंधे पे हाथ रखा कि तभी अचानक मेघा ने मेरा गला पकड़ लिया और गला पकड़ के उसने मुझे दूर फेंक दिया और मैं दूर जाकर आयुष के पास जाकर गिर गया। आयुष को अब होश आ गया था। आयुष ने मुझे बताया कि पापा ये मम्मा नहीं है, ये कोई और है। मैंने आयुष को पूछा कि बेटा ये तुम्हारी मम्मा को क्या हुआ, आखिर ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है? तभी आयुष ने मुझे सारी बातें बताई। मैं मम्मा के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा था और मुझे छुपने की कोई जगह नहीं दिखी, इसलिए मैं घर के अंदर नहीं छुपा और मैं इस तहखाने के अंदर आ गया, जिस तहखाने को हमने कल शाम को अपने घर के पीछे देखा था। मम्मा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। तहखाने में आने के बाद उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की पर मैं उन्हें वहाँ पर नहीं दिखा। उन्हें लगा कि शायद मैं उस कफन के अंदर हो सकता हूँ और फिर तभी उन्होंने उस कफन को खोल दिया और कफन को खोलने के बाद पता नहीं मम्मा को क्या हो गया। तब से मम्मा ऐसी हरकत करने लगी है। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है पापा, मम्मा को फिर से ठीक कर दो आप। पर बेटा आयुष, जिस वक्त तुमने मुझे कॉल किया उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं यहीं था पापा। मुझे मम्मा का फ़ोन ज़मीन में पड़ा हुआ दिखा, उसी से मैंने आपको कॉल किया। चुपके से जब मैं आपसे बात कर रहा था कि तभी अचानक मम्मा ने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरे हाथ से वो फ़ोन छीन कर फेंक दिया और मुझे दूर फेंक दिया। पता नहीं फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस आयुष ने मुझसे इतना कहा कि तभी अचानक मेरे आंखों के आगे मेघा आ गई और इस बार फिर से उसने मेरे गले को पकड़ लिया और कुछ बड़बड़ाते हुए मुझसे ये कहने लगी, इस बच्चे की सारी बात अब तुम दोनों को यहाँ से मैं जिंदा बाहर जाने नहीं दूंगी। जैसे मैं इस कफन में 30 सालों से बंद हूँ, वैसे ही मैं तुम दोनों को इस कफन में बंद कर दूंगी। मैं मेघा के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर मैं इन सब चीज़ों में नाकाम था। मैं अपने गले को मेघा के हाथों से नहीं छुड़ा पा रहा था और मुझे बस अब मरने के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। पर तभी मेरा ध्यान मेरे बेटे आयुष की तरफ गया। मैंने आयुष को देखा और आयुष को इशारा किया कि वो उस कफन को कैसे भी करके जला दे। तभी आयुष ने मेरी कई बातों को समझ लिया और वो भागते भागते उस तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मेघा, जिसने मेरे गले को बुरी तरीके से जकड़ रखा था, उसने मुझे जमीन में ऐसी छोड़ दिया और मैं फिर जमीन में गिर गया। और फिर मेघा अब आयुष का पीछा करने लगी। वो आयुष को कैसे भी करके रोकना चाहती थी क्योंकि आयुष उस तहखाने से बाहर जाने वाला था।
आयुष भागते भागते उस तहखाने से बाहर चला गया। मेघा भी उसका पीछा करते करते सीढ़ियों से बाहर जा रही थी और फिर मैंने हिम्मत जताई और मेघा का पैर जाकर पकड़ लिया। मैं मेघा को उस तहखाने से बाहर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर मेघा उस तहखाने से बाहर जाती तो वो आयुष को मार डालती। मैंने मेघा का पैर पकड़ा और मेघा के पैर को पकड़ के मैंने जोर से नीचे की ओर खींचा। मेरा इतना करते ही मेघा नीचे तहखाने में जाकर गिर गई और फिर वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। मुझे लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इसलिए मैं सीढ़ियों से नीचे तहखाने में चला गया। मैं मेघा के पास गया और मेघा से कहने लगा, मेघा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो गया था अभी कुछ देर पहले? अमन मुझे बचा लो। ये जो मेरे अंदर में है वो मुझे काफ़ी टॉर्चर कर रहा है। प्लीज़ अमन मुझे बचा लो। मेघा मुझसे इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक उसने मेरे हाथ को जोर से जकड़ लिया और वो बुरी तरीके से मेरे हाथ को नोचने लगी। मुझे अब समझ में आने लगा था कि जो भी इसके अंदर आत्मा थी वो नाटक कर रही थी। वो मेघा से ये सब कराने की कोशिश कर रही थी। मेघा जो कि अब तक मेरे हाथ को नोच रही थी, अब उसने मेरे हाथ को मोड़ दिया और मेरे हाथ की हड्डी को उसने तोड़ दिया। मैं दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था और वहीं दूसरी ओर मेघा अजीब तरीके से मुझे देखकर हंसने लगी। क्यों तू भागने की यहाँ से कोशिश कर रहा है? तू यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इतना कहते ही मेघा और बुरी तरीके से हंसने लगी। इतने पे वहाँ आयुष आ गया। आयुष के हाथ में एक केरोसिन से भरी बोतल थी, जिसे आयुष ने भागते हुए जाकर उस कफन में डाल दिया और वो उस कफन को आग लगाने वाला था ही कि तभी मेघा, जिसने मेरे हाथ को पूरी तरीके से पकड़ रखा था, उसने मेरे हाथ को छोड़ दिया और वो आयुष की ओर बढ़ने लगी। पर फिर मैंने मेघा को जोर से जकड़ लिया। मैं ये नहीं चाहता था कि वो आयुष के करीब जाए और मैं फिर जोर जोर से आयुष को ये कहने लगा कि आयुष बेटा, उस कफन में आग लगा दे, जल्दी लगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। मेरा इतना कहते ही आयुष ने एक माचिस की तिल्ली को जलाकर उस कफन में फेंक दिया। माचिस की एक छोटी सी तिल्ली से निकली उस आग ने कफन को अपने लपेटे में ले लिया था। कफन अब बुरी तरीके से जल रहा था और मेघा भी अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। धीरे धीरे वो कफन जल गया और मेघा भी अब नॉर्मल होने लगी थी और फिर अचानक थोड़ी देर के बाद मेघा बेहोश हो गई और फर्श में गिर गई। मैं तुरंत फिर आयुष और मेघा को अपने साथ में लेकर वहां से बाहर चला गया। मेघा को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अब कुछ दिन बीतने के बाद मेघा नॉर्मल हो गई थी। हमने भी उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था, ये डर से कि कहीं वो कफन वाली बुरी आत्मा वापस ना आ जाए। उस घर के बारे में, जिस घर में हम रह रहे थे, उसके बारे में कुछ इंक्वायरी निकालने के बाद मुझे ये पता चला कि इस घर में हमसे पहले जो रेंट पे रहा करते थे वो लोग इस घर में काला जादू किया करते थे। बुरी शक्तियों को अपने काबू में करके वो लोग पता नहीं उन काली शक्तियों से क्या क्या किया करते थे। और फिर जब घर के मालिक को इस बारे में पता चला तब उस घर के मालिक ने काला जादू करने वाले उन लोगों को घर से निकाल दिया। गुस्से में आकर उन लोगों ने उस घर के पीछे एक तहखाने को बनाया। तहखाने में उन लोगों ने एक कफन को रख दिया, जिस कफन में एक काली बुरी आत्मा रहती थी। वो काली बुरी शक्तियों वाली आत्मा ने उस घर को अपने काबू में रखा था। काला जादू करने वाले वो लोगों का ये मकसद था कि जो भी इस घर में आएगा वो कभी भी खुशी के एक भी पल नहीं बिता पाएगा। पर भगवान से शुक्रिया अदा है कि मैंने और मेरे परिवार ने उस बुरी शक्तियों से छुटकारा पा लिया। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।